All right, guys. So in this video, we're going to start some more very important concept from the IIT JEE Advanced point of view, right? तो इस टॉपिक का नाम हमारे पास है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो जो सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर हमारे पास है, ये चैप्टर हमारा IIT JEE मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE मेंस एडवांस के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो हमें सीखने हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें नाम ही क्या है कंपाउंड का, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस जब आप बोलते हो तो हम कहते हैं जी हमें क्या एनालाइज करना है, मतलब क्या पता लगाना है सॉल्ट के बारे में। तो हम हर सॉल्ट के कुछ ना कुछ रिएक्शंस कराते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक सॉल्ट में हमने पढ़ा है कि एक मेटल आयन होता है और एक सॉल्ट में हमने पढ़ा है एक नॉन मेटल आयन होता है। तो अगर मेरे पास एक मेटल आयन होता है और एक नॉन मेटल आयन होता है तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल आयन को तो हम एनायन बोल देते हैं और मेटल आयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटायन बोल देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मेटल आयन है दैट इज कॉल्ड एज अ कैटायन एंड द नॉन मेटल आयन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एनायन, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है ये हमें स्टडी करना है। अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर 242 रिएक्शंस हैं, ठीक है। 242 रिएक्शंस हैं और जो ये 242 रिएक्शंस हैं, ये 242 रिएक्शंस हमें याद करने पड़ेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल ऑफ अ टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में हमको कहाँ कहाँ मेटल्स देखने को मिलते हैं। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हमको देखने को मिलते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें अपने को देखने को मिलते हैं पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सो मेटल्स वी गेट टू सी इन द एस ब्लॉक एंड नॉन मेटल्स वी गेट टू सी इन द पी ब्लॉक, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो हम बोलते हैं जी मेटल्स के नाम में ही बहुत कुछ आता है। एम स्टैंड्स फॉर, हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स में ही मेलिएबिलिटी आ गया। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड हमारे पास टी से आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंट्रोडक्टरी बेसिस पे सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर एक एक मेटल की एनालिसिस देखते जाएंगे। ए स्टैंड्स फॉर एलॉय फॉर्मेशन, A stands for alloy formation, yes or no? And L stands for what? L stands for lustrous. And third S stands for sonorous. तो यहाँ पे हम क्या बात देख रहे हैं, यहाँ पे हम बात ये देख रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई भी फॉर दैट मैटर मेटल्स के बारे में बात आती है तो हम ये बोलेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी में ही, मेटल्स के नाम में ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ छिपी हुई हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो कोई भी सॉल्ट हमारे पास है, ठीक है, तो दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें कार्बन वगैरह आता है और एक तरीके से हमारे पास उसके अंदर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर ये जो पूरा हमारा सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है उसमें हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में स्टडी ज़्यादा करते हैं, ठीक बात है। तो इसके बारे में हम स्टडी ज़्यादा किसके बारे में करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के। तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में हम स्टडी नहीं करते, हम कोई सोल्यूशन भी ऑर्गेनिक सॉल्ट का नहीं बनाते हैं। हम जो भी सोल्यूशन बनाते हैं वो हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट का ही बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ईजी प्रोसेस क्या करनी है कि जो 242 रिएक्शंस हैं उनको हम कैसे स्टडी करें, ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक हियर। कई बार IIT JEE एडवांस में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं बच्चे, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि भाई आपको एक मिक्सचर दे देंगे सॉल्ट का, है ना, बोलेंगे जी ये 2 सॉल्ट का मिक्सचर है। कई बार पुड़िया बना के देते हैं, उस पुड़िया में मान लो एक ही सॉल्ट है तो आपको बोल सकते हैं कि जी बताओ एक सॉल्ट है तो वो एक सॉल्ट जो है वो कौन सा सॉल्ट है। ऐसा भी कर सकता है कि उस पुड़िया में 2 सॉल्ट्स का मिक्सचर है तो आपको बोल सकते हैं कि बताओ कि इसमें कौन से 2 सॉल्ट्स हैं, 3 सॉल्ट्स हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो हो सकता है कि दे वुड गिव यू अ मिक्सचर ऑफ 3 सॉल्ट्स मिक्सचर, ठीक है, दे वुड गिव यू अ मिक्सचर ऑफ 3 सॉल्ट मिक्सचर। तो आपको मैक्सिमम ये बताना होता है कि इस मिक्सचर में कौन कौन से 3 सॉल्ट्स हैं और उन सॉल्ट्स में कौन कौन से कैटायंस हैं और उन सॉल्ट्स में कौन कौन से एनायंस हैं, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है 3 सॉल्ट मिक्सचर का। नहीं तो आने को तो हायर लेवल्स पे 4 सॉल्ट का मिक्सचर भी आ सकता है, 5 सॉल्ट का मिक्सचर भी आ सकता है, 6 7 8 कितने भी सॉल्ट्स का मिक्सचर वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो हर सॉल्ट की कुछ ना कुछ पहचान होती है और वो हमें स्टडी करना पड़ता है लेकिन
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि भाई हमें अगर किसी भी सॉल्ट के बारे में स्टडी करनी है तो हमें उसका बनाना पड़ता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। क्या बनाना पड़ता है? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। तो हमें उसके बारे में बनाना पड़ता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट? लेट्स सी। तो हमारे पास क्या होता है ना, एक छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, ये बहुत छोटी सी ट्यूब होती है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ। इसके अंदर हम कहते हैं जी बहुत ही छोटी सी ट्यूब है, इसको बोला जाता है इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब। तो जब हम इस इग्निशन ट्यूब के अंदर अपना रिक्वायर्ड मिक्सचर डालते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल सी बात करती हूँ कि भाई सॉल्ट का नेचर चेक करना है कि भैया जो सॉल्ट हमको दिया गया वेदर दैट सॉल्ट इज़ ऑर्गेनिक और वेदर दैट सॉल्ट इज़ इनऑर्गेनिक। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि ठीक है जी सॉल्ट है, तो सॉल्ट को आप इग्निशन ट्यूब में डालो और उस सॉल्ट को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। जब आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? जब आप इस सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या होगा देखिएगा। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है, ठीक है, कि भाई सॉल्ट का पार्ट 1 होना चाहिए तो मिक्सचर सोडियम कार्बोनेट 3 होना चाहिए, यानी कि सॉल्ट इज टू सोडियम कार्बोनेट शुड बी 1:3। तो हमने कहा 1:3 मिक्सचर में है, मतलब 1 चम्मच सॉल्ट तो 3 चम्मच सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये ले लिया और हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद इस इग्निशन ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन हो जाएगा और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस छोटी सी इग्निशन ट्यूब को, ये मान लो मेरे पास एक बीकर है, तो इस इग्निशन ट्यूब को हमने इस बीकर में डाला और इस बीकर में अंदर ही अंदर क्या भरा पड़ा है? इस बीकर में अंदर ही अंदर पानी भरा पड़ा है। तो हम इस बीकर में इस इग्निशन ट्यूब को तोड़ देंगे। तो जब ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होगा ये कि मैम इस बीकर के अंदर जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है ये टूट गई, और जब टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी तो क्या होगा? इस पानी के अंदर सारा का सारा, इस पानी के अंदर सारा का सारा, ये पानी है तो इस पानी के अंदर सारा का सारा सॉल्ट आपका घुल जाएगा। और जब सॉल्ट घुल जाएगा, जब सॉल्ट घुल जाएगा, ठीक है, जब भी कहीं ना कहीं सॉल्ट घुल जा रहा है, समझ लो, तो हम कह रहे हैं कि ये मेरा एक सल्यूशन जो हमने सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट में हीट करके बनाया था वो पूरा का पूरा हमने पानी में घोल दिया। अब फ़ायदा क्या है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरे पास Ag या मेरे पास कोई भी सॉल्ट है फॉर दैट मैटर, है ना, जो भी कोई भी सॉल्ट मुझे दे दिया, मान लो मुझे दे दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड दे दिया। अब मान लो मुझे सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है, सो दैट सॉल्ट इज NH4Cl, ठीक है जी। अब मैंने इसको किस में डाल दिया? मैंने सॉल्ट को डाल दिया Na2CO3 के साथ। तो मुझे ये पता है कि रिएक्शन बनेगा NH4CO3 और साथ में बनेगा NaCl। तो बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम कोई इस तरीके का सॉल्ट बना लें, कोई इस तरीके का सॉल्ट बना लें जिससे होगा क्या कि जो सल्यूशन बना हमारा, है ना, जो सल्यूशन बना हमारा उसके अंदर सारे सॉल्यूबल सॉल्ट्स बन गए। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई कोई सॉल्ट हमको दिया हो और वो सॉल्ट पानी में डायरेक्टली ना घुलता हो। तो आइडिया यहाँ पे ये है कि हमें उस सॉल्ट का सल्यूशन बनाना है, ठीक है, और एक ऐसा सल्यूशन बनाना है जिसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर सकें। तो हमने सबसे पहले क्या करा? इग्निशन ट्यूब ली, उस इग्निशन ट्यूब के अंदर हमने सॉल्ट भी मिला दिया और हमने 1:3 रेशियो में Na2CO3 भी मिला दिया। तो सॉल्ट इज़ 1, Na2CO3 इज़ 3 पार्ट्स, तो 1:3 का रेशियो में हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3 का पार्ट ये बन जाएगा। सही बात है। अब जब ये बन गया, हमने इस टेस्ट ट्यूब को पानी में तोड़ दिया और हमने देखा कि जो मिक्सचर बना क्या ये पानी में घुल रहा है। तो नाउ हम किस ऑर्डर में चलते हैं? आप देखो, किसी ना किसी एक स्टेप पे तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सॉल्ट ऑर्गेनिक है या हमारा सॉल्ट इनऑर्गेनिक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक सॉल्ट है तो वो 1:3 रेशियो में रखा हुआ है, तो उसका मिक्सचर बन गया, एक्सट्रैक्ट बन गया। अब इस एक्सट्रैक्ट को, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को आप पानी में डाल दो, कोल्ड वाटर में, ठीक है, एंड जस्ट चेक कि क्या कोल्ड वाटर के अंदर ये घुलता है। घुलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करो, इसी टेस्ट ट्यूब को हीट कर दो। हीट करके देखो कि क्या हॉट वाटर के अंदर यही एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि अगर पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रोसेस यहीं रुक गई, आपका एक्सट्रैक्ट तैयार है। लेट्स से आपका ये एक्सट्रैक्ट हॉट वाटर में भी डिजॉल्व नहीं होता तो आप क्या करोगे? आप इसी एक्सट्रैक्ट को किस में डाल दोगे? सेम टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा बाहर से डाइल्यूट HCl डालोगे, थर्ड स्टेप पे। ऐसा आप कब करोगे? जब हॉट वाटर में भी ये सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता। तो हमने बोला कि डाइल्यूट HCl डाला,
जब हमने डाइल्यूट HCl डाला फिर हमने देखा क्या ये डाइल्यूट HCl के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर हम उसी डाइल्यूट HCl को, तो शुरू में डाइल्यूट HCl कोल्ड था, फिर हमने देखा कि जब डाइल्यूट HCl कोल्ड में भी डिजॉल्व नहीं हो रहा तो हमने इसको वार्म करके देखा, हीट करके देखा कि भाई क्या वार्म HCl डाइल्यूट के अंदर हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व हो गया तो मेरा एक्सट्रैक्ट HCl के अंदर बन जाएगा। अगर नहीं बना तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम डालते हैं जी कोल्ड HCl सोल्यूशन। कोल्ड HCl सोल्यूशन जो कि हमारा कैसा है, कोल्ड HCl सोल्यूशन जो कि हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, जो कि हमारा कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। अगर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन के अंदर भी नहीं होता है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन में भी नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाए। देखो हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी सॉल्ट के अंदर, ठीक है, किसी ना किसी सॉल्ट के अंदर, किसी ना किसी सोल्यूशन के अंदर हम इस सॉल्ट को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने Na2CO3 को अपने सॉल्ट के साथ मिक्स करा इन द रेशियो 3:1 और हमने उसको इग्निशन ट्यूब में हीट करा, फिर वो इग्निशन ट्यूब हमने पानी में फोड़ दी। कितना अच्छा होता कि वो मिक्सचर हमारा पानी में ही डिजॉल्व हो जाता। अगर वो पानी में डिजॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ठंडे पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ तो हम गर्म करेंगे, ठंडे पानी में ना हो के हम गर्म पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर गर्म पानी में डिजॉल्व नहीं होता तो हम उसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा बाहर से ठंडा डाइल्यूट HCl डालेंगे, देखेंगे कि क्या पता डाइल्यूट HCl में ये एक्सट्रैक्ट हमारा डिजॉल्व हो जाए। अगर डाइल्यूट HCl में भी एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, हम इसको डिजॉल्व करते हैं वार्म HCl के अंदर। हॉट HCl में भी डिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम इसको कोल्ड HCl में डिजॉल्व करते हैं जो कि कंसनट्रेटेड है। अगर कंसनट्रेटेड HCl कोल्ड में डिजॉल्व नहीं होता तो हम उसी कंसनट्रेटेड HCl के अंदर इसको हॉट करके डिजॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि भाई अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी ये एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व नहीं होता तो हम इसी एक्सट्रैक्ट का कुछ पोर्शन निकाल के हम कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व करते हैं। अगर कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसी को हॉट करके देखते हैं, इसी टेस्ट को गर्म करके देखते हैं। तो हॉट डाइल्यूट H2SO4 में डाल के देखते हैं, डिजॉल्व हो गया तो मेरा प्रोसेस यहीं रुक गया। लेकिन ये डिजॉल्व अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड H2SO4 डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये एक्सट्रैक्ट, मतलब ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो आप ये ऐसा करके देखो कि एक एक्सट्रैक्ट के कुछ हिस्से में बांट लो, है ना, जो आपका मिक्सचर बना उस एक्सट्रैक्ट के कुछ मिक्सचर बना लो। कोल्ड पानी में नहीं हो रहा तो भैया गर्म पानी में हो जाएगा, गर्म पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा तो HCl में डिजॉल्व हो जाएगा, HCl में कोल्ड में डिजॉल्व नहीं हो रहा डाइल्यूट तो वार्म HCl डाइल्यूट में डिजॉल्व हो जाएगा। पहले डाइल्यूट फिर कंसनट्रेटेड, पहले डाइल्यूट फिर कंसनट्रेटेड, और हर एक का एक ठंडा एक गर्म वर्जन, एक ठंडा एक गर्म वर्जन, ऐसे करना है। तो डाइल्यूट H2SO4 लिया, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, है ना, तो कंसनट्रेटेड कोल्ड H2SO4 ले लिया। फिर हमने क्या ले लिया, ठीक है, अगर कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 में भी डिजॉल्व नहीं हो तो फिर हम क्या बोलेंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजॉल्व हो जाएगा। सही है, तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजॉल्व हो जाएगा। सो आई एम सेइंग कि कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में भी नहीं हो रहा तो फिर हम इसको डाल के देखेंगे डाइल्यूट कोल्ड HNO3 के अंदर, डाइल्यूट कोल्ड HNO3 के अंदर। अगर उसमें डिजॉल्व हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसको वार्म करके देख लो, और वार्म HNO3 में भी नहीं होता डाइल्यूट में तो भाई फिर इसमें आप कंसनट्रेटेड HNO3 डाल के देख लो। कंसनट्रेटेड HNO3 कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 में भी डिजॉल्व नहीं होता, है ना, अगर कंसनट्रेटेड HNO3 में भी डिजॉल्व नहीं होता तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्ट अब डिजॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर कंसनट्रेटेड में भी डिजॉल्व नहीं हो रहा, कोल्ड या हॉट, तो हम कहेंगे कि भाई फाइनली हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई ऐसा सॉल्ट अगर कंसनट्रेटेड HNO3 हॉट में भी डिजॉल्व नहीं हो रहा, हेंस इट इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फाइनली हमारा सॉल्ट फिर कैसा है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो फाइनली हमारा सॉल्ट कैसा है, हमारा सॉल्ट इज ऑर्गेनिक। अगर ऐसा सॉल्ट मिल गया जो भाई हमारा सॉल्ट कंसनट्रेटेड हॉट HNO3 में भी डिजॉल्व नहीं हो रहा तो हमें समझ आएगा कि वो सॉल्ट हमारा ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है।
सेकेंड हमारे पास में क्या आता है, लेकिन अगर गर्म पानी, ठंडा पानी, HCl, डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेट HCl, हॉट एंड वार्म, डाइल्यूट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 हॉट एंड वार्म में डिजॉल्व होता है, तो हम ये मान के चलेंगे, या HNO3 तक भी डिजॉल्व होता है, तो हम मानेंगे कि हमारा सॉल्ट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें कोई कार्बन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन होता है वेयर वी हैव टू टेल दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, है ना। क्योंकि पहले तो हमको यही पता करना है कि भाई अगर मुझे कोई पुड़िया में बांध के सॉल्ट दे दिया जाए तो मुझे ये पता करना है कि वो सॉल्ट में कैटायन कौन सा है और उस सॉल्ट में एनायन कौन सा है। तो दिस वी हैव टू स्टडी, आई थिंक। तो सबसे पहला काम होता है कि ये पता करना कि हमारा एक्सट्रैक्ट कौन सा बनेगा। तो हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, कारण कि जब उस सॉल्ट का सोडियम कार्बोनेट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलता है। और जब हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलता है, जब हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलता है, ठीक है, जब हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलेगा, जब हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलेगा तो उस सोडियम सॉल्ट में क्या होगा मुझे बताओ। जब हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन के निकलेगा उस सोडियम सॉल्ट में क्या होगा मुझे बताओ कि दैट ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सारे के सारे हमारे जो सोडियम सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में। तो कहीं ना कहीं और आप सोचो अगर ऐसा कोई सॉल्ट है जो फिर भी पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो HNO3 में तो डिजॉल्व हो ही जाएगा, H2SO में तो हो ही जाएगा, है ना। इस तरीके से करके हम पूरे सॉल्ट के कैटायन और अनायन को एक्वस फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन हम बना लें जिसमें वो सॉल्ट अगर पानी में प्रेसिपिटेट बनाता है तो भाई HCl में तो घुल ही जाएगा, HCl में भी प्रेसिपिटेट बनाता है तो H2SO4 में तो घुल ही जाएगा, एंड सो ऑन। तो फाइनली जिसमें कोई सॉल्ट घुलता है उसके आयन्स उस सोल्यूशन में अलग अलग हो जाते हैं। I hope I am able to make my point clear. So first step in the salt analysis is to make the sodium carbonate extract and hence find out कि भाई वो salt हमारा organic है या वो salt हमारा inorganic है। And another one more important thing कि जब भी मुझे कोई salt दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि salt is made by the process of neutralization, ठीक है। salt is made by the process of neutralization, है ना। तो कोई भी जो प्रोसेस है दैट इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ base. So it is basically formed by the process of neutralization between the acid and the base. This is called as salt. समझ में आ गया? तो ये हमें समझ में आना चाहिए, right? So I think for the first video this is it. In the next video we're going to start with the acidic radicals as well as the basic radicals. So thank you so much. Keep watching, like, share and subscribe.